हम आपको पढ़ा रहे थे क्या है साइनेप्स। हमें दो चीजें आप बताइए, ट्रांसमिशन में और कंडक्शन में, क्या दोनों में डिफरेंस है क्या? जब हम आपको पढ़ा रहे थे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स तो हमने आपको कुछ और बताया था, और ट्रांसमिशन में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? ट्रांसमिशन में और कंडक्शन में क्या डिफरेंस है? और ट्रांसमिशन का मतलब ट्रांसमिशन करना, गजब का आंसर है। ये बता रहे हैं कंडक्शन का मतलब कंडक्ट करना, ट्रांसमिशन का मतलब ट्रांसमिट करना। चलिए बताइए, सुनते ध्यान से। अगर आप कभी भी पूछते हैं कि ट्रांसमिशन और कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी नर्व इम्पल्स को अगर हम पास कर रहे हैं तो विद इन नर्व फाइबर, क्या बोला, यानी नर्व फाइबर के अंदर ही नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होना, ठीक है, ट्रांसफर होना। तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये जो ट्रांसफर मैं लिख रहा हूँ, ट्रांसफर के लिए हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, ट्रांसफर को ऐसे लिखते हैं, क्लियर। यानी यहाँ पे जो हम नर्व इम्पल्स को लेकर के जा रहे हैं, ये जो भी नर्व इम्पल्स है वो विद इन नर्व है। कहाँ पे है बताइए? नर्व के अंदर है, उसे हम कंडक्शन बोलेंगे। क्या बोला? यानी अगर ये न्यूरॉन था हमारे पास, न्यूरॉन के अंदर ही ये हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर की तरफ अंदर की तरफ नेगेटिव थे, यानी नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कुछ इस तरीके से हो रहा था, क्लियर। एक ही न्यूरॉन के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। बट अगर हम जब ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन का मतलब आप क्या समझते हैं? ट्रांसमिशन का मतलब आप समझते हैं कि किसी भी तरीके का ट्रांसफर होना। क्या होना बताइए? ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हमारे पास नर्व इम्पल्स का क्या होना? ट्रांसफर होना। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया, ये हमारे पास क्या है? न्यूरॉन है। ये हमारे पास क्या थी बताइए? ये न्यूरॉन थी, ठीक है। यहाँ से कोई भी केमिकल रिसेप्टर आया, स्टिमुलस हुआ, यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ आया, क्लियर। ये आगे की तरफ बढ़ता गया। अब यहाँ से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होना। क्या बोला? दूसरे न्यूरॉन में अगर आगे ट्रांसफर हो रहा है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अगर हमारे पास नर्व इम्पल्स का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन। और ये ट्रांसमिशन में मदद कौन करता है? साइनेप्स मदद करता है। यही ट्रांसमिशन में जो स्ट्रक्चर मदद करे उसी स्ट्रक्चर का नाम क्या है बताइए? साइनेप्स। तो कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें हमें से पूछी जाती हैं कि कंडक्शन और ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कंडक्शन और हमारे पास ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है, तो आपको यही डिफरेंस बताना है कि अगर दो न्यूरॉन के बीच में ट्रांसफर करना है नर्व इम्पल्स को तो क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन बोलेंगे, ठीक है। और एक ही न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स को पास करना है तो क्या बोलेंगे? समझ में आई बात? जल्दी करिए, ये छोटी छोटी बातें हमें याद होनी चाहिए, क्लियर। एक ही न्यूरॉन के अंदर अगर हमें कंडक्ट करना है यानी ट्रांसफर करना है इन नर्व इम्पल्स को तो कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। बट अगर एक न्यूरॉन से अगर दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करना होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन कहेंगे। आपके एनसीईआरटी ने ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स लिखा है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का मतलब आप क्या समझेंगे? हमेशा साइनेप्स समझेंगे, क्लियर। हम आपको धीरे धीरे कुछ बातें बता दिए थे, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स में हमने आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस बता दिया था, क्लियर। हमने इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में और केमिकल साइनेप्स में क्या बोला था? केमिकल साइनेप्स की सबसे पहली खास बात क्या थी? साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट था। इनके अंदर साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? अब्सेंट होता है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे डेंड्रॉन और एक्सॉन आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? क्लोज प्रॉक्सिमिटी, आपस में फ्यूज्ड होते हैं, तो वहाँ पे किसी भी तरीके की क्लेफ्ट नहीं बनती। जबकि हमारे पास क्या है? केमिकल साइनेप्स में यहाँ पे क्लेफ्ट बन रही होती है, क्लियर। बहुत कम होता है वो निगलेक्ट मार दीजिए, क्लियर। फिर उसके बाद आया हमारे पास ये जो गैप आपको बताई जा रही है, अब हो गया इसके आगे हेडिंग डालिए केमिकल साइनेप्स। हेडिंग हो गया हमारे पास केमिकल साइनेप्स।
हेडिंग हो गया हमारे पास केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स को पहले आप देखिएगा डायग्राम को कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। इधर देखिएगा, ये हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल है, ये हमारे पास क्या बताइए, एक्सॉन टर्मिनल। क्लियर। दूसरा हमारे पास कुछ इस तरीके का मैं बना रहा हूं, क्लियर। यहां पे ये जो बन रहे हैं इसको मैंने क्या नाम दिया था, साइनेप्टिक, इसी को हमने क्या नाम दिया था, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला था। क्लियर। हमेशा एक्सॉन किस नेचर का होता है, इफरेंट नेचर का, यानी यहां से अगर कोई भी मैसेज अगर आ रहा है तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा कि नहीं होगा। क्लियर। एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट होता है तो यहाँ की जो एक्सोलेमा की मेम्ब्रेन होगी वो डीपोलराइज्ड होगी कि नहीं होगी। क्लियर। जब डीपोलराइज्ड होगी तो यहाँ से नर्व इम्पल्स यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद तुरंत ये क्या करते हैं, एक यहाँ पर चैनल होती है, उस चैनल को क्या करते हैं, ओपन कराते हैं। क्या इस चैनल का नाम आपको पता है, यहाँ पे कैसी चैनल पाई जाती है, कैल्शियम गेटेड चैनल पाई जाती है। जैसे ही इस कैल्शियम गेटेड चैनल पाई जाएगी तो कैल्शियम आयन की क्या होती है, यहाँ पर एंट्री होती है, और जैसे ही कैल्शियम आयन की एंट्री हुई तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर यानी वेसिकल्स प्रेजेंट होता है। तो ये कैल्शियम आयन क्या करती है, इससे बाइंड करती है, और बाइंड करती किससे है, हमारे साइनेप्टिक वेसिकल से। किससे बाइंड कर रही है बताइए, साइनेप्टिक वेसिकल से ये क्या करती है, बाइंड कर रही है। क्लियर। और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, और फिर ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है ये मूव करती है फॉरवर्ड। ध्यान सुनिएगा, ये मूव कहाँ कर रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट करती है, और फॉरवर्ड मूवमेंट करने के बाद ये फ्यूज्ड होती है किससे, इस मेम्ब्रेन से। क्लियर। यानी ये आगे जाकर के इनसे फ्यूज्ड हो जा रही है, तो फ्यूज कुछ इस तरीके की हो रही है। क्लियर। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट था बताइए, न्यूरोट्रांसमीटर। और जब भी ये फ्यूज्ड होती हैं तो इनसे फ्यूज होने के बाद यहाँ से क्या रिलीज होती है, यही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होती है। क्लियर। यानी इनके अंदर क्या भरा हुआ है, यही न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। क्लियर। यानी जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड करेगा हमारे साइनेप्टिक वेसिकल से, साइनेप्टिक वेसिकल मूव करेगी कहाँ, फॉरवर्ड, और ये फ्यूज होगी हमारे किसके, एक्सोलेमा की मेम्ब्रेन से, ठीक है, या फिर टेलोडेंड्रिया से। टेलोडेंड्रिया से फ्यूज होने के बाद ये क्या करती है, रिलीज करवाती है न्यूरोट्रांसमीटर को, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कहाँ पे होगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जैसे ही यहाँ पर रिलीज होगा, यहाँ पे रिलीज हो रहा है क्या, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज हुआ, ठीक है। और रिलीज होने के बाद यहाँ पर इनके पास क्या पाई जा रही है, यहाँ पर कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बताइए, कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं। इस रिसेप्टर से ये क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करती है। आप हमें बताइए ये क्या है, डेंड्रॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल, और ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन है। अब ये डेंड्रॉन के ऊपर क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर। याद आ रही है, ये रिसेप्टर कैसे होते हैं, ये रिसेप्टर कैसे होते हैं, लिगेंड वाले होते हैं, यानी क्या होते हैं, केमिकल रिसेप्टर। ये केमिकल स्पेसिफिक होते हैं, इनका नेचर प्रोटीन, भूल गए। यानी क्या है कि ये रिसेप्टर प्रोटीन नेचर के होते हैं और केमिकल स्पेसिफिक होते हैं, यानी किस तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर होगा ये इससे बाइंड करता है, ठीक है। और जैसे ये बाइंड किया इनसे, जैसे ये इनसे क्या हो रहा है, बाइंड कर रहा है, जैसे ये इनसे बाइंड कर रहा है, इनसे बाइंड किया, तो ये हमारे डेंड्रॉन के अंदर जाकर के इनकी परमिएबिलिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और जैसे परमिएबिलिटी बढ़ी, इनके अंदर की सोडियम आयन क्या हो जाएगी, डिपोलराइज्ड हो जाएगी। डिपोलराइज का मतलब क्या समझते हैं, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन का क्या हो गया, इनफ्लक्स हो गया। सोडियम आयन के इनफ्लक्स होने के बाद ये तुरंत जाएंगे कहाँ पर, एक्सॉन हाइलॉक में। याद आ रही है, यानी एक्सॉन हाइलॉक में यहाँ पे जाने के बाद इनके अंदर की जो एक्शन पोटेंशियल होती है वो क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। क्यों, क्योंकि सोडियम गेटेड चैनल यहाँ पे बहुत ज्यादा है। क्लियर। यानी इस तरीके से नर्व इंपल्स का कंडक्शन हो रहा है, यानी ट्रांसमिशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफर हो रहे हैं। यानी ये जो आ रही है ये कैसी कहलाएंगी, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है।
ये वाली जो मेम्ब्रेन आपको कहला रही है इसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इनको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और इनके इनके बीच में जो पाई जा रही है इसको हमने क्या बोला है बताइए? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला है। क्लियर? इन तीनों स्ट्रक्चर को कंबाइंड मिला करके हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। अगर आपसे कोई पूछेगा साइनेप्स क्या है तो साइनेप्स किसे कहेंगे? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को तीनों को मिला करके हम क्या नाम देते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। क्लियर? चलिए स्टेप बाय स्टेप चलें। सबसे पहले क्या होगा? अराइवल होगा किसका? अराइवल होगा किसका? किसी भी तरीके के नर्व इंपल्स का। ठीक है, नर्व इंपल्स का अराइवल। फिर हमारे पास डीपोलराइजेशन होगा किसका? एक्सोलेमा की। एक्सोलेमा का डीपोलराइजेशन होगा तो कैल्शियम गेटेड चैनल क्या होगी? ओपन होगी। कैल्शियम गेटेड चैनल अगर ओपन होगी तो वो इन्फ्लक्स होगा किसका? कैल्शियम आयन का। और कहाँ पे? साइनेप्टिक नोब के अंदर। ठीक है, यानी साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल के अंदर किसका इन्फ्लक्स होगा? हमारे कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ। फिर ये कैल्शियम आयन किससे बाइंड करेंगे? हमारे साइनेप्टिक वेसिकल से। और ये साइनेप्टिक वेसिकल से जैसे ही बाइंड करेंगे वहां से न्यूरोट्रांसमीटर को क्या साइनेप्टिक वेसिकल्स को क्या करती हैं? मूव कराती हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? और जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तब हमें याद आती है कि यहाँ पे अब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। और जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, ये बाइंड करता है किससे बताइए? अरे बोलिए, किससे बाइंड करेगा? रिसेप्टर पे। और रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद ये मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को क्या करती हैं? चेंज करती है। और जैसे मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी अगर चेंज हुई तो क्या होगा? सोडियम गेटेड चैनल ओपन होगा, सोडियम आयन इन्फ्लक्स होगा और ये सोडियम आयन इन्फ्लक्स होकर के आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराएगा। ये स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। ठीक है, जल्दी करिए। पूरा हो गया? चलिए स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप, ठीक है, स्टेप में लिखेंगे हमारे पास डीपोलराइजेशन ऑफ, पहले से अराइवल ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, सबसे पहले क्या होंगे? स्टिमुलस आएंगे। अराइवल ऑफ स्टिमुलस, पहले सबसे पहले हमने क्या लाया? स्टिमुलस लेकर के आए। ठीक है, ये सबसे पहले स्टिमुलस को लेकर के आए। फिर क्या होगा? डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा। तो दूसरा स्टेप लिखेंगे डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा। डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा, एक्सोलेमा क्या हो जाता है? डीपोलराइजेशन हो जाता है। फिर अब कैसा चैनल ओपन होगा? कैल्शियम चैनल। तो ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। क्लियर? अब कैल्शियम चैनल कहाँ आके बाइंड करेगा? तो लिखेंगे बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, कैल्शियम आयन, ऐसा लिखेंगे इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन अंदर आएगा। ठीक है, हर एक एक स्टेप, इतना ज्यादा गहराई में स्टेप नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे आपके एनसीईआरटी ने बहुत उड़ा उड़ा करके बताया है। इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, फिर यही कैल्शियम आयन किससे बाइंड करेगा? एंड बाइंड्स विद साइनेप्टिक वेसिकल्स। एंड बाइंड्स विद साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्लियर? अब हमारे पास साइनेप्टिक वेसिकल्स किससे फ्यूज होगा? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो लिखेंगे फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स, फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल विद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, विद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से क्या हो गया बताइए? फ्यूज हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, या आपके एनसीईआरटी ने इसको लिखा है एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? तो रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, या फिर हम लिख सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर
रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर या एसिटाइलकोलिन, ठीक है। मैक्सिमम हमारे पास मोस्ट कॉमन कौन सी है? एसिटाइलकोलिन। कल ही हमने लिखवाया था ना, हमने कल लिखवाया था कि जो सबसे ज्यादा जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो एसिटाइलकोलिन होते हैं। क्लियर? तो इसलिए हमने न्यूरोट्रांसमीटर की जगह पे भावनाओं में बह करके एसिटाइलकोलिन ही लिखाया है। एनसीईआरटी ने भी एसिटाइलकोलिन के ही बारे में बताया है। क्लियर? अब ये एसिटाइलकोलिन किससे बाइंड करेगा? रिसेप्टर से। तो लिखेंगे नेक्स्ट, बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विद रिसेप्टर, बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर या एसिटाइलकोलिन विद रिसेप्टर रिसेप्टर किसके रिसेप्टर? हाँ तो लिख लीजिएगा, ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर? अब क्या होगा? सोडियम आयन के गेटेड चैनल क्या होंगे? ओपन होंगे। तो लिखेंगे ओपनिंग ऑफ सोडियम गेटेड चैनल, ओपनिंग ऑफ सोडियम आयन गेटेड चैनल। क्लियर? अब क्या होगा? सोडियम गेटेड चैनल अगर होगा तो इन्फ्लक्स होगा, तो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। क्लियर? सोडियम आयन जैसे ही इन्फ्लक्स हुआ तो क्या डिपोलराइजेशन हो गया इनका? तो लिख लेंगे डिपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर? बस अब आगे बढ़ते हैं। अभी 2 स्टेप के लिए जगह छोड़े रहिएगा ना, 2 स्टेप के लिए अभी जगह छोड़े रहिए। दूसरा जो स्टेप है आपको हम यहां समझाएंगे। ऑप्शन दे देते हैं। ये एक हमारे पास ये। क्लियर? हमने ये कहा कि जब भी ये एसिटाइल कोलिन है, ये हमारे पास क्या है? एसिटाइल कोलिन है। ये एसिटाइल कोलिन कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। क्लियर? ये एसिटाइल कोलिन एक एंजाइम्स होती है, उस एंजाइम की मदद से ये टूटती है। ठीक है? यानी हमने ये कहा कि ये जो एंजाइम्स हमारे पास है इनको किस में तोड़ती है? ये एक एसीटेट में तोड़ती है, एक किस में तोड़ती है? एसीटेट में, और एक तोड़ती है किस में? कोलिन में। किस में तोड़ रही है बताइए? एसीटेट की जगह पे आपको कई जगह पे एसिटिक एसिड भी मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। ये एसीटेट और कोलिन में क्या हो जाती है? टूट जाती है। टूटने के बाद होता क्या है कि यहाँ पर एसिटाइल कोलिन कौन सी एंजाइम्स है? तो हमारे पास क्या है? कोलिन स्टेरेज एंजाइम। कैसी एंजाइम्स? कोलिन स्टेरेज एंजाइम्स इनको तोड़ रही है। क्लियर? और किस में तोड़ रही है बताइए? एसीटेट। और हमारे पास जो एसीटेट होता है ये एक तरीके का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। ये एक तरीके का क्या होता है बताइए? मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। तो ये हमारी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। ठीक है? तो ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ये हमारे पास कैरोटिड वेन्स वगैरह आती हैं, याद आ रही है? ब्रेन के अंदर कैरोटिड आर्टरीज, कैरोटिड वेन, तो ये इनके थ्रू बाहर निकल जाते हैं और किडनी के थ्रू बाहर आ जाते हैं। क्लियर? कई बार एसिटिक एसिड भी बाहर होते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद आता है कि हमारे पास ये जो कोलिन होती है ये फर्दर मूव करती है कहाँ पर? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर। क्लियर? और ये जो कोलिन होती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जाती है, तो ये कोलिन क्या करती है? यहाँ पर इनके अंदर एक एंजाइम्स पाई जाती है, उस एंजाइम का नाम है एसिटाइल को एंजाइम्स। याद होगा, कहीं ना कहीं पढ़े हो। क्लियर? यानी ये जो एसिटाइल को एंजाइम्स है ये क्या करता है? कोलिन इनसे बाइंड करता है। किससे? एसिटाइल को एंजाइम से। ये किससे बाइंड किया? एसिटाइल को एंजाइम से। और ये एसिटाइल को एंजाइम से बाइंड करता है एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है कैट। कैट का मतलब क्या है? कोलिन
एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स। कैसी एंजाइम्स? ट्रांसफरेज एंजाइम्स। ये कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम से क्या करता है? ये मदद करता है, और ये मदद करने के बाद ये फिर से क्या बना देता है? इसको एसिटाइल कोलिन बना देता है। अब रही बात ये एसिटाइल को एंजाइम जो होती है, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, ये बनाता कौन है? हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पर क्या पाई जा रही है सबसे ज्यादा? एक्सॉन के अंदर क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन ये है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम्स के सिंथेसिस में मदद करता है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन को निकालने का भी काम इनका ही है। क्लियर? जल्दी करिए। पहले स्टेप लिख लें क्या वो जो बचा हुआ है? हाँ लिख लेते, तब इसको बना लेते हैं। चलिए एक स्टेप और लिखेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए? एसिटाइल कोलिन क्या हुआ? ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन, ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन इनटू किस में टूट रही है बताइए? एसिटेट प्लस कोलिन में, ठीक है, इनटू एसिटेट प्लस कोलिन, ठीक है। एसिटेट प्लस कोलिन में टूट जाती है। क्लियर? विद द हेल्प ऑफ कौन सी एंजाइम्स? विद द हेल्प ऑफ कौन सी एंजाइम्स? कोलिन स्टेरेज एंजाइम्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोलिन स्टेरेज एंजाइम। विद द हेल्प ऑफ कोलिन स्टेरेज एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ कोलिन स्टेरेज एंजाइम्स। हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा? ये एसिटेट हमारे किसी काम का नहीं है, कोलिन हमारे काम का है, इसलिए कुदरत इसको कहाँ लेकर के जाती है? फिर से बनाने एसिटाइल कोलिन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम्स पाई जाती है, उस एंजाइम्स का नाम क्या है? एसिटाइल को एंजाइम्स, ठीक है। ये एसिटाइल को एंजाइम्स जो होती है यही फर्दर क्या करती है? फिर से फॉर्मेशन कराती है एसिटाइल कोलिन। कौन सी एंजाइम की मदद से? कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। चलिए लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ कोलिन। अब कोलिन कहाँ जा रहा है बताइए? प्री साइनेप्टिक नोब में, ठीक है। तो लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ कोलिन इन प्री साइनेप्टिक नोब, प्री साइनेप्टिक नोब फॉर फर्दर synthesis of acetyl choline, for further synthesis of acetyl choline, for further synthesis, क्या लिखे हैं? synthesis of acetyl choline। हो गया, ठीक है। कौन से एंजाइम की मदद से? विद द हेल्प ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स, ठीक है, with the help of choline acetyl transferase enzymes। ठीक है, अब सुनते हैं। अब ये जितने भी चीजें हमने बताई हैं, केमिकल साइनेप्स दो तरीके की होती हैं, दो तरीके की पोटेंशियल जनरेट कराती है। क्या बोला हमने? केमिकल साइनेप्स दो तरीके की क्या करती है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराती है। एक ऐसा जो कोई भी केमिकल यहाँ से आ रहा हो, इनके अंदर आ रहा हो, ट्रांसफर हो करके, हो सकता है इस डेंड्रॉन को वो एक्साइटेड भी करा सकता है और वो इनहिबिट भी करा सकता है। बोली बात सही है? यानी ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये तो अभी एसिटाइल कोलिन में बन रहा है। अच्छा, क्या आपको पता है क्या एसिटाइल कोलिन जो होती है सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेटरी ही होती है, इनहिबिटरी भी होती है? क्या बोला?
हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता कि एसिटाइल कोलिन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेटरी ही रटवा दिया जाता है, इनहिबिटरी के बारे में कभी कोई नहीं बताता। क्लियर? कई सारे ऐसे फंक्शन होते हैं एसिटाइल कोलिन के जो इनहिबिट भी करते हैं अदर फंक्शन को। सेम यही बात आती है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। हमें ये हमेशा पढ़ाया जाता है कि एड्रेनलिन एक तरीके का ऐसा हार्मोन होता है जो एक्साइटेटरी नेचर का होता है। इनहिबिटरी नेचर भी बता दें? एक एग्जांपल में बताता हूँ। एग्जांपल ध्यान से सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा कि एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी में क्यों बोल रहा हूँ दोनों। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्वेश्चन होते हैं हमारे समय में, सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज करता था। एसिटाइल कोलिन जो होता है वो एक्साइटेटरी नेचर का भी होता है और एज वेल एज इनहिबिटरी नेचर का भी हो सकता है। अभी हम लिखवाएंगे उसके बारे में। हार्ट बीट में, ठीक है, हार्ट बीट में हमारे पास क्या होता है, कभी कभी हमारा हार्ट बीट कमजोर होता है एसिटाइल की ही वजह से। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर याद आ रही है, ये हमारे पास एसिटाइल कोलिन को रिलीज कराती थी ताकि हमारा हार्ट बीट बढ़े हुए हार्ट बीट को घटाने का काम करती थी। क्या ये एक्साइटेटरी है? नहीं है। समझ में आ गई बात? चलिए एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के बारे में जिक्र करते हैं कि अगर हमने इसको बोला है कि एक्साइटेटरी भी है और इनहिबिटरी भी है, मैं इनहिबिटरी बोल रहा हूं तो क्यों? एग्जांपल समझते हैं। हम लोग जंगल में गए हैं, तुम लोगों को घुमाने लेके गया हूं मैं, ठीक है, चलोगे घूमने? चलो घूमते हैं। फिर अपने अपने पैसे लेकर के चलना, ठीक है, खाने पीने के सामान लेकर के चलना, मेरे लिए भी लेकर के चलना, ठीक है। तो हमने ये कहा कि हम लोग जंगल में गए हैं घूमने के लिए, अचानक शेर आया, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि शेर इनके ऊपर अटैक करने वाला है, यानी सब लोग भाग गए, यही भर बचे हुए हैं। क्लियर? क्योंकि देखा इनको अच्छा खासा बॉडी है, खाने पीने के लिए मसल्स वसल्स है, ठीक है, तो उसको अपना लंच डिनर तैयार मिला। हो सकता है कि दिनों को देखा हो तो लगा हो कि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट हो पाएगा। क्लियर? बट इनको देखा कि देखने के बाद लगा कि लंच डिनर सब हो सकता है इनमें। क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हम आपके बात बता रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रतिक्रिया होगी। जैसे अगर शेर के अंदर अगर हमने अचानक देखा, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? सलाइवेशन होगा? नहीं, सलाइवेशन तो आगे वाले में होगा ना। समझ आई बात? यानी क्या है कि हमारी बॉडी में क्या सलाइवा सिक्रीट होना स्टार्ट करेगी? ये कैसा है, इनहिबिटरी है या एक्साइटेटरी? इनहिबिटरी। यानी हमारे आंसू तो निकलेंगे, ठीक है, हमारे फंक्शन भी बॉडी के जितने ब्रेन एक्टिविटीज होंगी बहुत तेज होंगी, मैं यहाँ से भाग जाऊं, वहां से भाग जाऊं, हर रास्ता पता है मुझे, ठीक है। अब क्या होगा, ये सारे दिमाग में हमारे चलने लगते हैं, इसलिए इसको हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, एड्रेनलिन को। बट कभी कभी इनहिबिटरी भी इफेक्ट दिखा रहा है, जैसे सलाइवेशन, मुंह हमारा सूख जाएगा, वो तो सामने वाले के मुंह में पानी आएगा ना, शेर के मुंह में पानी आएगा, सलाइवा आएगा ना, आपके मुंह में तो नहीं आएगा ना। ये है इनहिबिटरी इफेक्ट। इसलिए हमेशा एड्रेनलिन को एक्साइटेटरी बोलना गलत बात है। क्लियर? बहुत सारे ऐसे फंक्शन है, ये इनहिबिटरी फंक्शन भी दिखाता है, बट एज कंपेयर टू इनहिबिटरी ज्यादातर कैसा दिखाता है? एक्साइटेटरी दिखाता है, इसलिए हम लोग एक्साइटेटरी में इसको इंक्लूड करते हैं। समझ आए बात? ऐसे ही एसिटाइल कोलिन इनहिबिटरी भी इफेक्ट दिखाता है, बट कभी कभी हमें क्या होता है कि इनहिबिटरी इफेक्ट भी दिखा रहा है, मैक्सिमम क्या दिखाता है? एक्साइटेटरी। इतनी बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट हमें यह भी बात बतानी है कि हमारे पास इनहिबिटरी इफेक्ट में कौन कौन आएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल जनरेशन ऑफ पोटेंशियल, यानी कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कितना पोटेंशियल जनरेट करा सकता है, इस हिसाब से साइनेप्स दो तरीके से बांटे गए हैं। एक हमारे पास एक्साइटेटरी साइनेप्स पोटेंशियल वाले और एक हमारे पास इनहिबिटरी साइनेप्स पोटेंशियल वाले, एक आईपीएसपी और एक ईपीएसपी। समझ आई बात? आप हमें बताइए कौन सा पोटेंशियल जनरेट ज्यादा कराएगा, ईपीएसपी या आईपीएसपी? ईपीएसपी ज्यादा पोटेंशियल जनरेट कराएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। क्लियर? हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है? कितना है? -70 मिलीवोल्ट। जब भी स्टिमुलस मिलता है हमें, हमारी मेम्ब्रेन क्या होती है? डिपोलराइज्ड। डिपोलराइज्ड होने के बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से कहाँ की तरफ हम बढ़ रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी क्या हो रहा है हमारे पास? थ्रेशोल्ड वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है? थ्रेशोल्ड वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है? थ्रेशोल्ड वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है?
थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बढ़ रही है घट रही है, चलो, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा। हाँ, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हमारी बढ़ेगी, क्लियर। और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हमारे पास डिपोलराइजेशन हो रहा है। और आईपीएसपी में क्या होता है, इनहिबिटरी में हम लोग उल्टा समझते हैं। उल्टा क्या समझते हैं, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर अगर आया, ध्यान समझे, इनहिबिटरी वाले भी हम बता देंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से यहाँ आया, क्लियर, यहाँ पे क्या हो गया, डिपोलराइज हो गया। डिपोलराइज होने के बाद यहाँ की मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगी, परमिएबल हो जाएगी। किसके लिए, नहीं, यही तो बात याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर लगातार पोटेशियम आयन क्या होगा, यहाँ पर क्लोराइड आयन की एंट्री होगी, हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। यहाँ से क्या बाहर जाएगा, पोटेशियम आयन बाहर जाएगा, क्लियर। यानी दोनों चैनल ओपन होंगे इस दौरान, पोटेशियम के और क्लोराइड के, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताइए, और हाइपर पोलराइज्ड हो गई तो -70 से कितना हो गया, -85 और 90 मिलीवोल्ट। कई बार ऐसा भी हो सकता है 100 पार भी चला जाए माइनस में। हाइपर पोलराइजेशन के दौरान क्या कोई स्टिमुलस रिसीव करेगी, स्टिमुलस ही रिसीव नहीं की तो क्या ये हमारे पास स्टिमुलस रिसीव नहीं किया, इनहिबिटरी हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, समझ में आई बात। पहले अभी इनके बारे में अभी नहीं आएगा, इसको अभी समझाएंगे बाद में, ठीक है। पहले इसके बारे में ईपीएसपी के बारे में लिख लेना। तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ये वाला लिखना था ना, अब तो लिखे नहीं हो तो लिख लीजिए, और क्या बना लिए, इसके बारे में लिखे नहीं, पहले इसी को बना लीजिए। लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of generation of action potential, generation of action potential, synapse is two types, synapse कितने तरीके के, नंबर 1 लिखेंगे हमारे पास एक्साइटेटरी प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल। नंबर 1 क्या लिखेंगे, एक्साइटेटरी प्री साइनेप्टिक। अब बात आती है कि हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है कौन, क्लियर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है कौन, एग्जाम्पल बताइए एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के। सबसे नंबर 1 पे एसिटाइल कोलिन, दूसरे नंबर पे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, एक और बताइए, एक सिंपैथेटिन भी था क्या, और कुछ बाकी था, इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, क्लियर। हो गया, चलिए ईपीएसपी के बारे में ध्यान सुनिएगा। ईपीएसपी के बारे में ये मान चलते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक्सॉन है, ये हमारा क्या है, एक्सॉन है। इनके ऊपर क्या है बताइए, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, इनके नीचे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। जब भी किसी भी तरीके की स्टिमुलस यहाँ पे मिली, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर किसी भी तरीके की स्टिमुलस मिला तो यहाँ की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी की वैल्यू कितनी थी, -70 मिलीवोल्ट थी। जैसे ही स्टिमुलस मिला तो यहाँ से
सोडियम आयन की एंट्री क्या हो गई, अंदर हो गई। क्लियर। अब सोडियम आयन की एंट्री जैसे ही हुई तो कैंसिलेशन स्टार्ट होता है, तो यहां से -70 मिली वोल्ट से -60 मिली वोल्ट पे आएंगे। यानी हम ये एक एवरेज मान के चलते हैं, -55 से लेकर के 60 मिली वोल्ट तक होंगे कि नहीं होंगे माइनस में, बोलिए। यही हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। यानी हमारे पास क्या है कि ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू हुई, ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू हुई वो बढ़ी कि या घटी, घट गई कि नहीं घट गई। क्लियर। यानी घटने का मतलब क्या है कि आपको ये पता है कि जितनी भी वैल्यू होती है, अगर आप एक हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे, जैसे चाय हुआ, कॉफी हुआ, सिगरेट हुआ, ये सब पीने के बाद इंसान एक्टिव रहता है। क्यों भाई साहब, होते रहे कि नहीं आप लोग, अरे होते हो कि नहीं, ठीक है, होते हैं, हम होते हैं भाई, मान चलते, तुम लोग अपने ऊपर ले ही नहीं रहे हो। क्लियर। तो यानी क्या है कि चाय सिगरेट कॉफी पीने के बाद इंसान एक्टिवनेस रहता है। क्लियर। उसकी मेन वजह क्या है, उनके न्यूरॉन क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होने की वजह से थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। और थ्रेशोल्ड वैल्यू घटने का मतलब क्या है, जरा सा भी अगर कोई टच करेगा उसे पता चल जाएगा। समझ आई बात। और अगर जब आप आलसी होते हैं, ठीक है, देश दुनिया में क्या चल रहा है आपके अगल बगल, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप स्टिमुलस को रिसीव ही नहीं कर रहे उतना ज्यादा। यही फर्क होता है एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी में। क्लियर। इनहिबिटरी वाले बताइए, अब इतना बना लीजिए पहले। ये डिपोलराइजेशन हो रहा है ना, क्या हो रहा है बताइए, डिपोलराइजेशन हो रहा है। ये बेसिक बेसिक सा पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया है, तब आप मेडिकल में फिजियोलॉजी आप पढ़ लेंगे अच्छे से। यही मेन वजह होती है कि अगर आपसे कभी पूछा जाता है कितने एनेस्थीसिया दिया जाए, ठीक है, अभी एनेस्थीसिया कैसे देना है अभी आपको बताएंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है हम लोग एनेस्थीसिया अलग अलग टाइप के देते हैं, वो डिपेंड करता है किस टाइप का ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं। क्लियर। यानी अगर हम बहुत ही कम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, चीर फाड़ करने वाला, तो एनेस्थीसिया नहीं भी देंगे तब भी चलेगा। क्लियर। बट अगर क्या है कि बहुत बड़ी सर्जरी अगर हम करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है उनमें, तब वहाँ पे हम एनेस्थीसिया दे देते हैं, और कितने वैल्यू की देनी है, थ्रेशोल्ड वैल्यू बढ़ा देते हैं ताकि वहाँ तक अचीव ना कर पाए, यानी वहाँ तक भी स्टिमुलस दे तब भी बॉडी उसको रिसीव ना करे। यही इनहिबिटरी इफेक्ट होती है। क्लियर। अब हमारे पास आता है कि आईपीएसपी पढ़ाना है हमें। क्या पढ़ाना है, आईपीएसपी। आईपीएसपी का मतलब क्या समझेंगे, इनहिबिटरी प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल। इनमें हम क्या लिखेंगे, इनहिबिटरी प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल। पहली बात तो हमें ये याद होनी चाहिए कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है कौन कौन। हमें इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में एग्जांपल कोई बताएगा। सबसे पहले गाबा, दूसरे नंबर पे सेरोटोनिन, तीसरे नंबर पे ग्लाइसिन, चौथे नंबर पे डोपामाइन। क्या सही है, गाबा का फुल फॉर्म बता भाई, पीछे गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। क्लियर। जैसे इधर देखिएगा, ये हमारे पास एक केमिकल साइनेप्स यहाँ पे बनाया, दूसरा केमिकल साइनेप्स यहाँ पे बनाया, ज्वाइंट ऐसा लग रहा है ना, वो नहीं समझना है, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हुआ,
इनके अंदर क्या प्रेजेंट था, साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर में हम किसको ले लें, मान चलते हैं गाबा को ही ले लेते हैं। क्लियर। ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे आएगा बताइए, इनके पास आएगा, फ्यूज होगा, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज होगा। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर से जैसे ये बाइंड करेंगे तो यहाँ के चैनल कुछ ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे चैनल कैसे ओपन होंगे, अंदर की तरफ क्लोराइड आयन का एंट्री होगा और बाहर की तरफ पोटेशियम आयन का बाहर जाएगा। क्लियर। यानी इतना ज़्यादा चला जाएगा कि एज कंपेयर टू बाहर, अंदर की तरफ लगातार नेगेटिव आयंस बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाते हैं बताइए, ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाते हैं, हाइपर पोलराइज्ड। और जब ये हाइपर पोलराइज्ड हो जाएंगे तो क्या किसी भी तरीके के स्टिमुलस रिसीव करेंगे, तो नो स्टिमुलस रिसीव, किसी भी तरीके के स्टिमुलस रिसीव नहीं करते। क्लियर। यानी ये यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाता है, कभी कभी -85 से लेकर के -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर ये स्टिमुलस कोई भी रिसीव नहीं करेगा। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये एक्सोलेमा है, ये एक्सॉन हमारा क्या है, ये हमारे पास एक्सॉन, यहाँ पे पॉजिटिव 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 थे। क्लियर। ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव। यहाँ पे कैसे चैनल ओपन हो गए बताइए, कैल्शियम गेटेड चैनल, तो यहाँ पे कैल्शियम गेटेड चैनल यानी क्लोराइड गेटेड चैनल आ गया। क्लियर। फिर यहाँ पे हमने ये बताया था कि सोडियम और पोटेशियम गेटेड चैनल भी ओपन हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या होगा बताइए, 3 पोटेशियम हमारे पास कहाँ पे जाएंगे, बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ सोडियम आयन अंदर होगा, उसका पीछा क्लोराइड आयन करेगा, ठीक है। बट इतना ध्यान देना नहीं है, क्लोराइड आयन का ही मेनली क्या करना होता है हमें, एक एक्स्ट्रा चैनल ओपन हो जाती है, वो भी किसका, क्लोराइड आयन का, जिसकी वजह से निगेटिव आयंस और आते हैं। ये तो निगेटिव दे ही रहा है, क्या ये भी निगेटिव देगा, नहीं देगा। 2 सोडियम 3 पोटेशियम माइनस का कितना डिफरेंस, 1 का, इसलिए निगेटिव। याद आ रही बातें। तो यानी क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर ये एक्सोलेमा है, बाहर की तरफ कम पॉजिटिव होंगे, अंदर की तरफ ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में चला जाता है। किस स्टेट में चला जाता है, जब ये हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में जाएगा तो किसी भी तरीके का स्टिमुलस रिसीव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, क्या हो गया बताइए, इसकी थ्रेशोल्ड जो वैल्यू है वो क्या कर दिया हमने बताइए, थ्रेशोल्ड वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। यानी और ज्यादा स्टिमुलस देने की जरूरत पड़ेगी। यानी ये हाइपर पोलराइज में स्टिमुलस रिसीव नहीं कर रहा है, थोड़ा और हमने स्टिमुलस तेज देने की कोशिश की, थोड़ा और तेज। इसीलिए जब कोई भी इंसान बेहोश रहता है, चाहे जितना जगा लो, स्टिमुलस दे लो, चाहे जितना चिल्ला लो, उसे फर्क पड़ने वाला नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो एकदम हाइपर पोलराइज स्टेट में चला गया है। क्लियर। और सबसे महत्वपूर्ण ये योगदान इनका होता है, इनमें डोपामिन, डोपामिन और सेरोटोनिन के बारे में 2 बातें अच्छी अच्छी कहानी सुन लेते हैं। सेरोटोनिन भी हमारे लिए क्या होता है कि इनहिबिटरी में तो गिना जाता है, बट कभी कभी इसको कहते हैं सर ये तो एक्साइटेटरी है, क्योंकि ये बदनाम हुआ है मूड बनाने के लिए। जब भी हमारा मूड अच्छा होता है तो कौन सी एंजाइम्स रिलीज होती है, हार्मोन सेरोटोनिन होती है। आपने कभी कभी, ये तो इंडोक्राइन सिस्टम में आने वाला है, ठीक है, 5 दिन के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो यानी उसमें हम बताते हैं सेरोटोनिन के बारे में कि जब भी आप सो करके उठते हैं, कभी कभी आपके जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता, फिर भी आपको अच्छा लगता है। एक दिन तो अच्छा होगा जिंदगी में, एक बार ऐसा उठे होगे, डेली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यानी हमें कभी भी जिंदगी में ऐसा महसूस हुआ होगा कि हम सो करके उठे और हमें बहुत अच्छा फील हुआ हो, जबकि हमारी जिंदगी में कभी भी अच्छा नहीं हुआ होगा, ठीक है। उस समय कुछ अच्छा भी नहीं हुआ होगा घटनाएं, फिर भी हमें अच्छा फील होता है बिकॉज ऑफ सेरोटोनिन। कई बार जिंदगी में हमारे ऐसा होता है, कई बार क्या, मैक्सिमम टाइम ही हो रहा है, ठीक है। ऐसा लगता है जिंदगी में कुछ रखा ही नहीं गया, यही पढ़ना पड़ेगा क्या, मूड हमेशा खराब रहता है, सेरोटोनिन का लेवल घट गया है, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसलिए ये क्या बोला जाता है, मूड बैलेंस हार्मोन बोला जाता है। हमारे मूड को जो बैलेंस बनाए रखता है वो कौन बनाए रखता है, सेरोटोनिन, यही बदनाम है। क्लियर। यानी मूड अच्छा बना रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में हम चले जाते हैं, क्या एक्साइटेटरी है ये, बट फिर भी इसको इनहिबिटरी मानते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है डोपामिन। डोपामिन के बारे में क्या बोला गया है, डोपामिन के बारे में क्या बोला गया, 2 हमें डिसऑर्डर याद रखने थे, ठीक है। पहले हमारे पास क्या है, पहला डिसऑर्डर हमारे पास साइजो
साइजोफ्रेनिया। पहला डिसऑर्डर क्या है? साइजोफ्रेनिया। सुनते ध्यान से, साइजोफ्रेनिया क्या है? सिलेबस में नहीं है, आप नहीं पढ़ेंगे फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर? साइजोफ्रेनिया में क्या होता है कि ये जो डोपामीन होता है, डोपामीन का जो लेवल होता है वो हमेशा घट जाता है। क्या हो जाता है? डोपामीन का लेवल घट जाता है। और एक हमारे पास डिसऑर्डर है, उस डिसऑर्डर के बारे में हमारे पास आता है पार्किनोसोमिया। ठीक है, यहाँ पे डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जल्दी करिए। इसको उल्टा कर दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, इसको घटा दीजिए। क्लियर? यहाँ पर साइजोफ्रेनिया में डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है और यहाँ पे घट जाता है। हम आपको समझा रही है क्या है। डोपामिन का लेवल अगर बढ़ रहा है यानी इनहिबिटरी इफेक्ट क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। क्लियर? ऐसे में क्या होता है कि जब भी हम आएंगे, आपको जब भी हमारा डोपामिन का लेवल बढ़ा रहेगा, हम स्वस्थ तो रहेंगे, आपको आएंगे आलसी की तरह ऐसे पढ़ाते रहेंगे। आप पूछते रहोगे सर, हम अपने मूड में ही बने रहेंगे। आप 25 बार चिल्लाते रहोगे फिर भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये हमारे पास साइजोफ्रेनिया है। बट अगर ये दोनों डिसऑर्डर अगर आपको याद रखनी है तो 3 डिसऑर्डर अपने सिलेबस के जरूर याद रखने हैं। क्लियर? एक टे सैक डिजीज, एक हमारे पास एल्जाइमर डिजीज, एक हंटिंगटन गोरिया। ये 3 डिसऑर्डर आपके सिलेबस में है। जब तक वो ये याद नहीं होंगे तो इसको याद कर रहे हो तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। क्लियर? उसी से रिलेटेड है, उसी के सिम्टम्स में आते हैं ये। क्लियर? उन सब डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन होते हैं वो वर्क नहीं करता। ठीक है, और ब्रेन के ही डिसऑर्डर तो है ये। इसमें क्या होता है कि साइजोफ्रेनिया में एकदम आलसी इंसान बना रहता है। क्या रहता है? एकदम इंसान आलसी रहेगा, मूड ही नहीं रहेगा उसका पढ़ाने का, आराम से आएगा, उसको ऐसे लिखना होगा ऐसे ऐसे ही लिख करके चला जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, वो किसी भी हाथ पे आएगा ऐसे आपको पढ़ाता भी रहेगा, यहीं से बेटा ये ऐसे ऐसे होता है, ये यहाँ पे होता है। क्लियर? यानी उसका हमेशा जो मूड रहेगा, हमेशा वो पढ़ाएगा एकदम एक्टिव में, बट आपको महसूस नहीं होगा कि एक्टिव है। क्लियर? वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा रहा है, बट आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आलसी है, क्या आता है ऐसे ऐसे करके चला जा रहा है। ठीक है, बट होता नहीं, उसकी वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट है। दूसरा पॉइंट, वो दूसरी बात क्या होता है कि ये साइजोफ्रेनिया की बात करते हैं, पार्किंसोमिया की बात कर लेते हैं। जब भी डोपामिन का लेवल हाई डिक्रीज होता है यानी एक्टिवनेस हमारी बढ़ जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो अगर हमारे हाथ को ऐसे उठाना है तो मैं ऐसे ही उठाऊंगा, बट अब मैं वॉलेंट्री फंक्शन है ये हमारा ना, तो ये उठेगा, बट यहाँ पर लाने के बाद अगर मैं इसको रोक लिया तो हाथ हमारे ऐसे ऐसे कांपने लगेंगे। ठीक है, यानी क्या है कि यह हमारे पास कभी भी 1 मिनट से ज्यादा या 2 मिनट से ज्यादा अगर हम इस हाथ को ऐसे रखे हुए हैं तो ये हाथ हमारे ऐसे ऐसे धीरे धीरे कांपने लगते हैं। ठीक है, और जरा सा वजन भी पकड़ लिया ऐसे ऐसे कांपते रहेंगे, ऐसे ऐसे हमेशा कांपते हैं, यानी एक्साइटेड हैं ये। क्लियर? तो हमेशा ऐसे ऐसे कांपते रहते हैं बहुत लोगों के हाथ, तो ये समझ जाइए ये वाली डिसऑर्डर है। क्लियर? अब बिना फालतू के कांप रहे हैं तो अलग है ना। जल्दी करिएगा, ये हो गया, लिखते हैं जल्दी। ये बात याद रख लीजिए, जहां का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां से अंदर की तरफ मूव होगा। जैसे सोडियम का कंसंट्रेशन एक जो ECF के अंदर ज्यादा है तो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, पोटेशियम का अंदर से बाहर जाएगा। ठीक है, हमेशा अलोंग दी ग्रेडियंट जाएंगे वो। क्लियर? हो गया, एक लास्ट शेडिंग डाल देते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स खत्म हो गया, एक लास्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आगे बढ़े। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिकल केमिकल साइनेप्स में हमने पढ़ लिया, इसमें किसी को तकलीफ?
देखते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या है। पूरा मिटेगा क्या ये? क्लियर? ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है। यहाँ पे कोई भी एक्शन पोटेंशियल अगर जनरेट हुआ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इस एक्शन पोटेंशियल से यहाँ पे आया, ये यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ से यहाँ आया। केमिकल है नहीं, इसलिए कैल्शियम आयन गेटेड चैनल ओपन नहीं होगी, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होगा, साइनेप्टिक वेसिकल्स नहीं होगी, यानी ये इसी के अलोंग दौड़ती रहेगी, दौड़ती रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ से आने के बाद यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होती है वो एब्सेंट होती है। कहाँ दिख रही है साइनेप्टिक क्लेफ्ट? क्लियर? यानी साइनेप्टिक क्लेफ्ट ही नहीं दिख रही है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ से न्यूरॉन के पास यहाँ से मैसेज चला जाएगा। क्लियर? आप हमें बताइए, यहाँ पे प्री और पोस्ट का कोई लेना देना है नहीं, यानी प्री पोस्ट हम किसी को भी लिख सकते हैं, यानी इसके लिए मैं प्री भी लिख सकता हूँ, इनके लिए भी मैं पोस्ट भी लिख सकता हूँ। यही हमारा साइनेप्टिक नोब है, या फिर हम मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं। बोली बात सही है? यही हमारे लिए क्या है? प्री है। यही हमारे लिए क्या है? पोस्ट है। यहाँ पर ये साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में लिख सकता हूँ। बोली बात सही है? यानी मेम्ब्रेन के अंदर जो पोटेंशियल हो रही है वो अलोंग द मेम्ब्रेन हो रही है। ठीक है, अंदर तो जा ही नहीं रहा है कुछ ना, चाहे मैं इस तरफ से मैसेज लेकर के भेजूं, चाहे इस तरफ से मैसेज लेकर के भेजूं, बात बराबर है क्या? इसीलिए इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होती हैं वो बहुत ही फास्ट होती हैं, इतना ज़्यादा स्टेप करने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। अब समझ आया? यानी टोटल हमने 7-8 स्टेप लिखाए होंगे किसमें? केमिकल साइनेप्स में। हर एक स्टेप में समय लगता है। ठीक है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में किसी भी तरीके का समय नहीं लग रहा है, इसलिए केमिकल साइनेप्स जो होती है स्लो होती है और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स फास्ट होती है। फिर वहां पे हमने बताया था कि जो केमिकल साइनेप्स बताए थे वो हमेशा कहाँ से कहाँ आ रही है? प्री साइनेप्स से पोस्ट में, जबकि यहाँ पे बाई डायरेक्शनल है, वो यूनि डायरेक्शनल होती है। क्लियर? और हमारे पास ये जो प्रोसेस आपको बताए जा रहे हैं, ये जितने भी प्रोसेस आपको बताए जा रहे हैं वो सब के सब कैसे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल में बोलता हूँ। इसीलिए ये कैसे प्रोसेस होते हैं बताइए? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस मैंने बोला, किसी समय हमने बताया था। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं किसी भी नर्व इंपल्स का कंडक्शन। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हमारे पास किसी भी नर्व के अंदर ये बहुत ही रेयर केस में पाए जाते हैं। रेयर में मतलब हमने कहाँ कहाँ बताया था? छोटे छोटे हार्ट में, ठीक है, और ब्रेन में। आपके एनसीईआरटी ने एक जगह बोला है बस, ठीक है, और वो भी ऐसी जगह बोला है सिलेबस से हटा दिया गया। आईज के अंदर, ठीक है, हम जब बाइपोलर न्यूरॉन पढ़ते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स नजर आएंगे मुझे, और जहां पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स नजर आते हैं उस सेल्स का नाम होता है एमाक्राइन सेल। कैसा सेल्स? एमाक्राइन सेल्स ऑफ क्या? रेटिना। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल यही था, सिलेबस से ही हटा दिया गया बेचारा, ईयर और आईज। ठीक है, नहीं तो इसको भी आते तो पढ़ाते। क्लियर? जल्दी करिए। बहुत ही रेयर होती है हमारी बॉडी में, बहुत ही फास्ट होती है, बाई डायरेक्शनल। तीन ही चीज याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में? पहला, सबसे पहले क्या? बाई डायरेक्शनल। दूसरा क्या? फास्ट होती है। तीसरा क्या? रेयर होती है हमारी बॉडी में। क्लियर? ये इतनी ही बातें याद रखनी है। समझ में आई बात? यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होगी बताइए?
बहुत ही कम, या फिर मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी के हिसाब से लिख दूं क्या? एक सुंदर सी हेडिंग की शुरुआत करते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हेडिंग डालते हैं हमारे पास सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं? सीएनएस बोलते हैं। सीएनएस के अंदर हमें दो चीजें पढ़ने पड़ी, कौन कौन सी? एक ब्रेन के बारे में पढ़ना है और एक हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। एक हमारे पास क्या पढ़ना है? ब्रेन के बारे में पढ़ना है और एक हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। समझा है? चलिए अब ध्यान से कॉपी किताब बंद करके आराम आराम से सुनते जाइएगा। क्लियर? अब यहाँ से अच्छे टॉपिक की शुरुआत हो रही है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा। क्लियर? ध्यान से सुनेंगे। हमने ये कहा कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, एक ब्रेन है और एक हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को बोला जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारा सीएनएस करता है। सीएनएस क्या करता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद उसके अंदर प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग के दौरान क्या हमें इस एक्शन लेना है, ये सीएनएस का ही डिसाइडेड होता है। ठीक है? एनसीईआरटी सीएनएस के बारे में क्या बोला है बताइए? ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट है। अगर आपसे कोई पूछे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सीएनएस को। फिर उसके बाद अगर आपसे कोई ब्रेन के बारे में पूछेगा, तो ब्रेन के बारे में आप क्या बताएंगे? इंडिविजुअली ब्रेन के बारे में, किसी भी बॉडी के में कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम अगर है, कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम अगर है बॉडी का, तो वो कौन है बताइए? ब्रेन है। क्लियर? हमने ये कहा कि हमारे ब्रेन के अंदर कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जैसे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा ब्रेन ही डेवलप्ड है ताकि मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? अगर ब्रेन अगर हमारा सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने में तकलीफ जरूर होगी। ठीक है? कई बार ऐसा होता है। क्लियर? यानी हमारे पास हमारी बॉडी की कंट्रोल, यानी मुझे लग रहा है कि यार मौसम बहुत अच्छा है, चलो घूम के आते हैं, बट हम इस बीच में कहीं घूम करके नहीं आ सकते। क्लियर? क्योंकि मेरा ब्रेन कह रहा है कि तुम्हारा 11 से लेकर के 1 बजे तक क्लास है, तुमको वहीं पे रहना है। ठीक है? यानी बहुत सारी हमारी भावनाएं ऐसी हैं जो करने का मन कर रहा है बट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन हमारे ऊपर क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। समझ आई बात? यानी कभी भी आपको जो लगे कि हमने ये चीजें सोच समझ करके की है, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है? ब्रेन ही है। क्लियर? सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास क्या, कि ब्रेन के बारे में क्या क्या बोला गया है। कुछ बातें हम इंफॉर्मेशन में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है? जैसे अगर हम ब्रेन की वेट की बात करते हैं, किसकी बात कर लें? वेट की बात करें तो वेट हमारे पास मेल के अंदर 1400 ग्राम पाई जाती है। कितनी पाई जा रही है? 1400 ग्राम पाई जा रही है। और फीमेल के अंदर थोड़ा सा कम होता है, 1250 ग्राम। मैं एक बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, वजन कम है, दिमाग तुमसे ज्यादा लगाती हैं। समझ आ रही बात है? हाँ। क्लियर? यानी आपको लगेगा कि बहुत लोग हमसे आकर के कह भी देते मजाक में, सर लड़कियों के पास दिमाग कम होता। नहीं, वेट कम है दिमाग का। समझ आ रही बात है? समझ रहे हो? हाँ। इसको कोरिलेट मत करिएगा दिमाग ही कम होता है, दिमाग नहीं। एक बार हम भी कोशिश किए थे, अपने बहन को बोला था तुम्हारे पास दिमाग कम है, तुरंत दिखा दी कितना है दिमाग। क्लियर? तो तुम ऐसा ना कोशिश कर रहा, नहीं तो दिखा भी देंगे ये लोग तुरंत फोड़ करके। क्लियर? सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है। क्या बोला? ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन की बात कर लेते हैं।
जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन है लगभग जो 80% ब्रेन जो डेवलप्ड होता है एट द एज ऑफ 2 to 3 ईयर, यानी 80 से लेकर के हमारे पास 80% जो डेवलप्ड होता है, हमने क्या बोला, जो 80% जो डेवलप्ड हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं बताइए, एट 2 to 3 ईयर। अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है उसके बाद 2 से 3 साल बाद ब्रेन का 80% डेवलपमेंट हो जाता है। 100% डेवलपमेंट कब होता है बताइए, 100% डेवलपमेंट कब होता है, डेवलप्ड एट 5 to 6 ईयर। क्लियर? अब तुम्हें देख करके लगता है कि अभी तक नहीं डेवलप्ड हुआ है ना? तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि हम लोगों को देख करके लगता है अभी तक नहीं डेवलप्ड हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, 100% डेवलपमेंट कब हो जाता है, 5 to 6 ईयर। क्लियर? अगर कभी भी कोई भी बच्चा, आपने सुना भी होगा, कई सारे इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है अगर वही छोटे बच्चों की भी पढ़ाई जाएगी वो उतना ही समझेंगे जितना आप समझोगे। बट ये शर्त होनी चाहिए, पहली बार आप भी पढ़ रहे हो वो भी पढ़ रहा हो सकता है आपसे आगे निकल जाए। क्लियर? कई बार ऐसा होता है बच्चों में। क्लियर? जितना आपका ब्रेन डेवलप्ड है उतना उसका भी है, 5-6 साल का। कभी भी बनारस आइए, ठीक है, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे इतनी भयानक गाली देते हैं ना, आप कभी सुने नहीं होंगे, बहुत भयानक। 100% डेवलपमेंट हो रहा है ब्रेन का। आप कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते इतने छोटे बच्चों को कैसे बताया गया। ठीक है, यानी क्या है कि जो जो चीज़ें उनको ज्ञान है और ऐसी ऐसी ज्ञान आपको दे देंगे ना, आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। क्लियर? तो ये ब्रेन के डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ऐसा होता है जिंदगी में हमारे। तो हमारे पास क्या है कि 100% ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो 80% कब होता है बताइए, 2-3 साल में, और 100% कब हो जाता है, 5 to 6 ईयर में डेवलपमेंट हो जा रहा है। क्लियर? वेट ऑफ द ब्रेन मेल के अंदर 1400 ग्राम और फीमेल के अंदर। क्लियर? आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, वेट पूछा जाएगा। क्लियर? अब बात आती है यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की भी कर लेते हैं। पहले ब्रेन के बारे में लिख लिए हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बता दें। स्पाइनल कॉर्ड का जो डेवलपमेंट होता है, पहली बात तो स्पाइनल कॉर्ड होता कितना है, तो आपको याद रखना है कि 32 हमारे 50 ग्राम का होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी लेंथ पूछी जाती है आपसे। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो 42 से 45, 42 सेंटीमीटर से लेकर के 45 सेंटीमीटर तक लेंथ होती है इनकी। स्पाइनल कॉर्ड का जो डेवलपमेंट होता है ब्रेन के डेवलपमेंट से पहले होता है। क्लियर? पहले ब्रेन के बारे में इतना लिख लेते हैं ना। ये हमारा क्या है, इधर ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन के लिए एक टर्म यूज होता है, उस टर्म को हम बोलते हैं इंसेफेलॉन। ब्रेन के लिए कैसा टर्म यूज होता है, इंसेफेलॉन टर्म यूज करते हैं ब्रेन के लिए हम। क्लियर? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एग्जैक्ट आंसर बताइए तो इसको 2 ईयर मानिएगा। क्लियर? और इसको 6 ईयर मानिएगा। क्लियर? कभी कभी ये एवरेज नहीं देते, तो आपको कभी कभी 2 ईयर और 6 ईयर को ध्यान में रखना है। क्लियर? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताएं। अब सुनते ध्यान से, स्पाइनल कॉर्ड का जो वेट होता है 35 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है? इनकी जो लेंथ होती है, लेंथ आपसे पूछी जाती है, 42 से लेकर के 45 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। कितना से कितना? 42 से लेकर के 45। इनका जो डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट 100% डेवलप्ड हो जाता है 4 to 5 ईयर में। 4-5 साल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट हो जाता है। हो गया? अब सुनते ध्यान से, हमारे पास जो ब्रेन होता है बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुदरत हमें एक हार्ड कवरिंग दी है और उस कवरिंग को हम बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कवरिंग ऑफ ब्रेन के लिए हम बोलते हैं। लिखे आगे, लिख चुके हैं।
बाकी ये थोड़ा सा आगे बढ़े, चलिए इधर देखते हैं। अब सुनते ध्यान से। अब हमारे पास एक पॉइंट आता है, उसको हम मेनिंग्स भी बोलते हैं, क्लियर, या इसी को एक नाम से और जानते हैं, मेनिंजेस भी बोलते हैं, क्लियर। मेनिंजेस क्या है कि ब्रेन की कवरिंग को क्या बोलते हैं, कवरिंग ऑफ जो ब्रेन है उसी को हम क्या बोलते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है। बहुत छोटा लिख रहे हैं क्या? चलिए देख लेते हैं फिर से। हमने ये कहा कि कवरिंग ऑफ ब्रेन को हमने क्या बोला, मेनिंजेस बोले। हम क्रेनियल बोन की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। क्रेनियल बोन तो पाया ही जा रहा है, हम मान चलते चलिए, अच्छा क्रेनियल बोन को भी साथ में ले ही लेते हैं। ये मान चलते हैं ये हमारे पास क्रेनियल बोन है, ये हमारे पास क्रेनियल बोन है। ये हमारे पास क्या है, क्रेनियल बोन है, ठीक है। क्रेनियल बोन से चिपका हुआ एक हमारे पास क्या पाए जाते हैं, इसी से चिपके हुए एक और पाए जा रहे हैं, क्लियर। ये ऊपर वाला हमारा क्या है बताइए, अभी बनाएंगे नहीं, आप समझिएगा सिर्फ और सिर्फ। ये ऊपर की तरफ सबसे क्या पाया जा रहा है, क्रेनियल बोन पाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाहर वाली लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं ड्यूरामेटर। इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, ड्यूरामेटर बोलते हैं। इनको हम बोलेंगे ड्यूरामेटर, इनको हम क्या बोलेंगे, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर ऐसी नहीं होती है, ड्यूरामेटर कुछ इस तरीके की होती है। ये पूरा का पूरा ड्यूरामेटर, ये दोनों के दोनों क्या है बताइए, ड्यूरामेटर है, क्लियर। ड्यूरामेटर के अंदर यहाँ पर एक और मेम्ब्रेन पाई जा रही है, एक और मेम्ब्रेन हम पाई जा रही है, उस मेम्ब्रेन को हम बना रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। ये एक मेम्ब्रेन है, क्लियर। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एरेक्नॉइड लेयर। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है बताइए, एरेक्नॉइड लेयर। इसको हम लेयर बोल रहे हैं, क्लियर। इनको हमने क्या बोला, एरेक्नॉइड लेयर, क्लियर। ये ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड लेयर, ठीक है। एरेक्नॉइड लेयर क्या होती है, बहुत ही थिन होती है। कैसी होती है, थिन होती है, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है सभी मैमल्स की। अगर कोई भी मैमल्स का अगर आप ब्रेन देखेंगे तो उनके अंदर एरेक्नॉइड लेयर दिखेगा, और अगर नहीं मैमल्स है तो समझिए एरेक्नॉइड लेयर नहीं है, क्लियर। फिर उसके बाद एरेक्नॉइड और ड्यूरामेटर के बीच में कुछ स्पेस नजर आ रही है क्या, इस स्पेस को हम बोलते हैं एरेक्नॉइड स्पेस, या इसी को हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस बोलेंगे, क्लियर। और यहाँ पर क्या पाई जाती है, कुछ फ्लूइड यहाँ पे नजर आ रही है, इसको हम सीबीएस बोलते हैं। फ्लूइड का नाम नहीं है, ये जो कैविटी आपको दिखाई दी, यहाँ पर एक कैविटी नजर आ रही है कुछ इस तरीके की, क्लियर। इसको हम बोलते हैं सीवीएस, क्लियर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास, इनके नीचे एक लेयर और पाई जाती है, उस लेयर का नाम आपको यहाँ से दिखाएंगे इस पेन से बना करके। यहाँ के स्पेस को हम यहाँ देख रहे हैं, ये लेयर, ठीक है। इस लेयर का नाम हम लिखेंगे पाया मैटर। इसका क्या नाम है, पाया मैटर। यानी मेनिंजेस 3 होती है। मेनिंजेस कितने होते हैं बताइए, 3। पहला सबसे पहले कौन आएगा, ड्यूरामेटर। फिर उसके बाद क्या आएगा, एरेक्नॉइड।
लेयर। थर्ड नंबर पे क्या आएंगे? पाया मैटर। चलिए, ड्यूरामेटर कैसे, पाया मैटर कैसे? सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम आउटर टू इनर? अरे बोलो, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पाया मैटर। करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम इनर टू आउटर, पाया मैटर। समझदार हो, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास, अब मुझे क्या बनाना है? ब्रेन बनाना है। बनाए ब्रेन। ये हमारे पास ब्रेन है, ध्यान से देखिए। ये हमारा ब्रेन है, क्लियर? यही हमारा क्या है? ब्रेन है। ब्लू कलर से दिखाई नहीं दे रहा है? वो ब्रेन तो पढ़ना भी नहीं है ना, मेनिंजेस पढ़ रहे हो, क्लियर? फिर उसके बाद आता है हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, अब ये हमारे पास जो पाया मैटर आपको बताया गया है, क्या बताया गया? ये जो पाया मैटर आपको बताया गया, ये जो पाया मैटर होते हैं वो अंदर की तरफ भी, कहाँ की तरफ बताइए? ये एकदम चिपकी होती हैं। ये हमारे किससे चिपकी हैं? क्लियर? ब्रेन से चिपकी होती है, एकदम चिपकी हुई। फिर हमने आपसे ये कहा कि ये जो हमारे पास पाया मैटर है बहुत ही ज्यादा हाईली वेस्कुलराइज्ड होती हैं। कैसी होती हैं? यानी ब्लड वेसल्स पाई जा रही है, इसलिए रेड कलर से हमने बनाए हैं, क्लियर? यही ब्लड वेसल्स हमारे पास ब्लड कैपिलरीज ऑफ पाया मैटर और कुछ कैरोटिड आर्टरी, क्या बोला? कैरोटिड आर्टरी कहाँ की? जो ब्रेन तक ब्लड लेकर के आ रही है। तो यहाँ से एक ब्लड लेकर के आ रही है, ये ब्लड लेकर के आ रही है, कैरोटिड आर्टरी, क्लियर? और इनके कुछ ब्लड कैपिलरीज मिल करके कुछ एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं, और उस सिस्टम का नाम है कोरॉइड प्लेक्सस। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बनाते हैं बताइए? कोरॉइड प्लेक्सस बनाते हैं। और यही कोरॉइड प्लेक्सस किसमें मदद करती हैं? सिंथेसिस ऑफ सीएसएफ, ठीक है? यानी यही कोरॉइड प्लेक्सस किसमें मदद करती हैं? फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ, सीएसएफ को बनाने में मदद कर रही है, क्लियर? अब बात आती है हमारे पास सीवीएस क्या है? सीवीएस क्या होती है? एक फ्लूइड होती है, ठीक है? हमारे स्पेस जो पाई जा रही है इसको हम बोलते हैं सीवीएस, का मतलब क्रेनियल वीनस स्पेस। कहाँ पे पाई जा रही है? ड्यूरामेटर के अंदर पाई जा रही है, क्लियर? फिर ये सीवीएस क्या करती है इनके अंदर? यहाँ पर ये बहुत जो पतली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको बहुत पतली लाइन दिखाई दे रही है, ये बहुत ही वेरी थिन जो दिखाई दे रही है, ये एरेक्नॉइड लेयर है, ठीक है? ये बहुत ही थिन होती है, वेरी थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, और प्रेजेंट होती हैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स, सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है, क्लियर? अब पाया मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में कुछ स्पेस नजर आ रही है आपको, क्लियर? यानी पाया मैटर और इनके बीच में कुछ स्पेस नजर आ रही है। इस स्पेस को हम बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। इनको हम क्या बोलते हैं? सब एरेक्नॉइड स्पेस। इनके अंदर भी सीएसएफ भरे जाते हैं, बट वो सीएसएफ कैसे होते हैं? इम्प्योर सीएसएफ होते हैं। इनके अंदर भी कैसे सीएसएफ होते हैं बताइए? इम्प्योर सीएसएफ होते हैं। पहले ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद लिखते हैं ना। सुनिए ध्यान से, पहले इतना एक डायग्राम बना लीजिएगा, छोड़ दीजिए, पहले लिख लेते हैं, ठीक है? बनाते रहिएगा, ये बना रहेगा ऐसे ही। चलिए लिखेंगे। ब्रेन इज कवर्ड बाय, ब्रेन इज कवर्ड बाय थ्री लेयर। ब्रेन इज कवर्ड बाय थ्री लेयर। कितने लेयर से हैं बताइए? थ्री लेयर, कॉल्ड एज मेनिंजेस।
और इसी तीनों कवरिंग को लेयर को हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है, कॉल्ड एज मेनिंजेस। दैट इज नंबर 1 ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पायामेटर। दैट इज नंबर 1 ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पायामेटर। बट ये लिख लीजिएगा, ड्यूरामेटर आउटर है, क्लियर, और पायामेटर इनर है, और एरेक्नॉइड मिडिल है, क्लियर। चलिए सबसे पहली हेडिंग डालेंगे हमारे पास ड्यूरामेटर। सबसे पहली हेडिंग क्या होगी? ड्यूरामेटर। ड्यूरा का मतलब क्या समझते हैं? ड्यूरेबल। ड्यूरेबिलिटी किससे बढ़ती है? हार्डनेस से। सेम ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। तो ड्यूरामेटर में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर, आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर, ठीक है। दूसरा पॉइंट नॉन वेस्कुलर, ये आउटर मोस्ट होती हैं, फाइब्रस होती हैं, और कैसी होती हैं? नॉन वेस्कुलर, इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होते, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हमारे पास एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड लिखेंगे मिडिल लेयर थिन, बहुत ही पतली होती है, ठीक है, थिन मेम्ब्रेनस लेयर, प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स, प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स। ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होती हैं? मैमल्स की ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स, तो क्या बताएंगे? एरेक्नॉइड, क्लियर। नेक्स्ट लिखेंगे हमारे पास पायामेटर। थर्ड लिखेंगे हमारे पास पायामेटर। पायामेटर में लिखेंगे इनर मोस्ट। पायामेटर में क्या लिखेंगे? इनर मोस्ट सॉफ्ट एंड हाईली वेस्कुलर लेयर। ये इनर मोस्ट होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, और कैसी होती हैं? हाईली वेस्कुलराइज्ड होती हैं, ठीक है, हाई वेस्कुलर पाई जाती है इनके अंदर, क्लियर। दूसरा पॉइंट अटैच्ड विद, ये किससे अटैच्ड होती हैं? ठीक है, अटैच्ड विद ब्रेन, ठीक है, और ब्रेन के भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सेरेब्रम से। किससे अटैच्ड होती हैं? सेरेब्रम से अटैच्ड होती हैं, क्लियर। यानी ब्रेन के ऊपर वाला जो पार्ट है वो सेरेब्रम है, क्लियर। ये बेसिकली किससे अटैच्ड होती हैं? सेरेब्रम से अटैच्ड होती हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हमारे पास नोट डाल करके, द स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पायामेटर। द स्पेस बिटवीन किसके किसके बीच में? एरेक्नॉइड एंड पायामेटर। एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में कौन सी स्पेस है? सब एरेक्नॉइड स्पेस है। तो लिखेंगे द स्पेस बिटवीन पायामेटर एंड एरेक्नॉइड इज कॉल्ड एज सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है, विच फिल्ड विद कोरॉइड प्लेक्सस। कोरॉइड प्लेक्सस वहीं से आती है, ठीक है, फिल्ड विद कोरॉइड प्लेक्सस एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ CSF, क्लियर। जो क्या बनाती हैं? CSF बनाती हैं। CSF का मतलब क्या समझ में आता है? सेरेब्रो स्पाइनल, आपके एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है बस, क्लियर। कुछ हम अपने हिसाब से लिखवा रहे हैं। अब सुनते ध्यान से, ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड के बीच में कौन सी स्पेस? सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। इनके पास एक फ्लूइड होता है, ये जो क्रेनियल वीनस स्पेस है, ये एक तरीके का सीरस फ्लूइड बनाता है। कैसा फ्लूइड बनाता है? सेरस फ्लूइड बनाता है, ठीक है। इन्हीं के अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो लिखेंगे द स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड एरेक्नॉइड लेयर। द स्पेस बिटवीन पूछा नहीं जाएगा आपसे, ठीक है, रैंडमली मैं लिखवा दे रहा हूं। द स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड एंड ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड के बीच में, ठीक है, एरेक्नॉइड एंड ड्यूरामेटर इज कॉल्ड एज सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस which is filled with serous fluid, ये है सीरस फ्लूइड, ठीक है। अच्छा एक चीज और कर लीजिएगा, ये स्पेस नहीं है, ये साइनस है। क्या है ये? हाँ ये साइनस है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। क्रेनियल वीनस
साइनस, साइनस का मतलब कैविटी, ठीक है, अब सही है, क्लियर। वो स्पेस नहीं साइनस था, क्लियर, कैविटी था उनके अंदर, एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, कभी कभी हमें चोट लग जाती है तो हमारे ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, यानी इन्फ्लामेशन हो जाता है मेनिंजेस के अंदर, है तो ब्लड वेस्कुलर ही इन्फ्लामेशन होगा ही होगा, तो उसको हम बोलते हैं, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान भी ऐसे टर्म को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं, यानी ये कभी कभी आपसे पूछा जाएगा मेनिंजाइटिस क्या है। आइटिस का मतलब क्या समझेंगे, इन्फ्लामेशन और मेनिंजेस के अंदर, ठीक है, तो एक यहाँ पे डिसऑर्डर लिख लेते हैं मेनिंजाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस ड्यू टू, रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर किसी भी तरीके इन्फेक्शन लिख लियो, बैक्टीरियल नहीं, इन्फेक्शन, ड्यू टू इन्फेक्शन एंड अदर मीन्स, कुछ भी हो जाए, क्लियर। अगर स्वेलिंग आ जा रही है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जा रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, क्लियर। ऐसे कंडीशन में हमें आ रहा क्या होता है, सर भारी लगता है, ठीक है, बहुत ऐसा लगता है लोड आ गया है हमारे सर के ऊपर, क्लियर, वो मेनिंजाइटिस के ऊपर ही होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आँख वगैरह भी प्रेशर होती है उस पर, जब मेनिंजाइटिस होती है तो ये आँख वगैरह भी बहुत भारीपन लगता है हमें, क्लियर, और हमेशा नींद में ही रहोगे, जरा से भी उठोगे ये पूरा का पूरा पकड़ लेता है, क्लियर। ये नॉर्मल कंडीशन में अगर हो रहा है तो आलसी हो, ठीक है। हाँ, ये ना समझ लीजिएगा कि सर हमारी बीमारी के बारे में इनको कैसे पता है, मेनिंजाइटिस है क्या, वो मेनिंजाइटिस नहीं है, वो तुम्हारा आलसपन है, क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हमारे पास ह्यूमन ब्रेन, हेडिंग डालते हैं ह्यूमन ब्रेन। अच्छा इसको बना लीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, क्लियर। चलते हैं फिर।